हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्वांट के सेशन में हम डेटा सफिशिएंसी टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं एंड क्वेश्चन का जो लेवल है वो SBI PO मेंस एग्जाम लेवल के जैसे ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो क्रेडिट है ये ग्रेडअप को जाता है। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस पिक किए हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है ये SBI PO मेंस मॉक टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं ग्रेडअप के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्शन फर्स्ट, राइट। तो ईच क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट। तो सारे क्वेश्चन जो है उनमें 3 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज सफिशिएंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। देखिए इसमें मैंने ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं आपको। ऑप्शंस आपको सारे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में सेम मिल जाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पे आपको मेरा अप्रोच दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में कहा है कि स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स का मतलब है कि क्या हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से क्या आंसर दे सकते हैं या फिर क्या हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर प्रिपेयर्ड। तो एक मिक्सचर प्रिपेयर किया गया कैसे, मिल्क एंड वाटर के कॉम्बिनेशन से। ओके, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर द फाइनल मिक्सचर। अभी ये जो पहला मिक्सचर है इस मिक्सचर में कुछ क्वांटिटी ऐड किया गया, हमें पता नहीं है कि कितने क्या ऐड किया गया, या मिल्क ऐड किया गया या फिर वाटर ऐड किया गया या फिर मिल्क और वाटर दोनों ही ऐड किया गया। ठीक है, तब जाकर जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें जो है टोटल अमाउंट ऑफ, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1। ओके, 90 लीटर ऑफ इनिशियल मिक्सचर, मतलब हमारे पास इनिशियली शुरुआत में 90 लीटर्स का मिक्सचर है। हैज रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एज 13:5, मतलब मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ये 13:5 है। चलिए इस 90 लीटर को हम 13:5 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 65 लीटर का ये मिल्क आएगा एंड 25 लीटर का ये वाटर आएगा। ओके, तो क्या हम यहाँ से बता पाएंगे कि फाइनल मिक्सचर में हमारा जो है टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना है? क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कि कितना नया क्वांटिटी जो है मिक्सचर ऐड किया गया या फिर कितना मिल्क हमें ऐड किया गया। तो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट द इनिशियल मिक्सचर का इन्फॉर्मेशन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या मिलता है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर। मतलब अभी बोल रहा है कि जो मिक्सचर है, जो एग्जिस्टिंग मिक्सचर है, मतलब 90 लीटर मिक्सचर में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क ऐड किया गया, मतलब मिल्क का क्वांटिटी ऐड किया गया। ठीक है, टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:1, मतलब अभी मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना हो गया, 3:1। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे पहले हमारा रेशियो कितना था, इनिशियल रेशियो था 13/5। ओके, मिल्क बाय वाटर। ठीक है, नया रेशियो हमारा कितना हुआ 30/1। ठीक है, मिल्क बाय वाटर का रेशियो 3/1, सॉरी। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से जब हम यहाँ पे मिल्क में गए तो यहाँ पे सिर्फ मिल्क में चेंजेस आए, बट वी नो दैट कि वाटर में कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ मिल्क ऐड किया गया है। इसका मतलब वाटर हमारा सेम होना चाहिए। लेट्स मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड रेशियो सेम एज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, चलिए ऊपर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो विल गेट आवर न्यू रेशियो एज 15/5। अब ये दोनों रेशियो जो है ये कंपेरेबल हो गया। ठीक है, इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ 13 से 2 यूनिट का इंक्रीमेंट है, बट यहाँ से 5 से 5 मतलब 0। इसे ही पता चल रहा है कि 2 यूनिट का जो है हमें मिल्क ऐड हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली मिल्क कितना था 65 लीटर। ठीक है, तो 65 लीटर था, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 13 यूनिट जो है ये 65 लीटर्स मिल्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ से हमको कितना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क। तो नया ऐड हो गया हमारा कितना लीटर हुआ, 15 लीटर। तो 65/13 इंटू 15, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से हम बता पाएंगे कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 का जो कॉम्बिनेशन है उससे हम आंसर निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड है। और देखते हैं कि स्टेटमेंट 3 से हम कुछ फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं। सेलिंग द मिक्सचर एट सर्टेन रेट
मतलब कुछ रेट का बात कर रहा है, वो 35% का प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, जस्ट कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ जो है परसेंटेज है, तो हमें ना ही सेलिंग प्राइस पता है ना ही कॉस्ट प्राइस पता है, बट उसका सर्टेन परसेंटेज पता है कि इसको मिल्क को बेचने के बाद जो मिक्सचर है वो सेल करने के बाद 35% का प्रॉफिट हो, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इससे हम जो है मिक्सचर में जो एडिशन हुआ है वो क्वांटिटी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ कॉस्ट प्राइस। तो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो जो आर्टिकल बेचता है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, राइट। ठीक है, बट यूजेस अ फॉल्स मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। इसका मतलब क्या करता है, अगर उसको 100 kg अगर बेचना होता है तो वो 100 kg का प्राइस तो कस्टमर से वसूल कर लेता है, बट 80 kg ही उसको कस्टमर को प्रोवाइड करता है, राइट। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्टेटमेंट 1 सेज, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹50, इट मीन CP इज 50। तो मतलब ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ये बेचता भी होगा SP में, जो CP का जो प्राइस है SP उसका ₹50 आएगा। ठीक है, बट यहाँ से हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसने कितना % का जो है फॉल्स मेजरमेंट यूज किया है, कितना क्वांटिटी कस्टमर को कम बेचा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स चेक स्टेटमेंट 2। शॉपकीपर यूजेस 20% लेस वेट एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड सोल्ड देम एट अ कॉस्ट प्राइस रेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आंसर में पूछा है कि हमें प्रॉफिट को परसेंटेज टर्म्स में बताना है। ठीक है, हम इनको रुपीज से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज टर्म्स में हमको एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो चलिए स्टेटमेंट 2 में हमारा कहा है कि 20% लेस वेट वो यूज करता है। सपोज अगर शॉपकीपर के पास 100 kg का कोई सामान है, ठीक है, ₹1 पर kg का रेट है, तो उसके पास जो है वैल्यू आएगी, सामान की वैल्यू वो ₹100 की आएगी, टोटल वैल्यू। ठीक है, ये शॉपकीपर के पास है। ठीक है, अभी क्या करता है वो सेल करता है कॉस्ट, तो ये जो ₹100 की वैल्यू है वो उसका खर्च हुआ है शॉपकीपर का। अभी ये वैल्यू क्या होता है, इस वैल्यू का सामान जो है कस्टमर के पास ज़्यादा तो है, यहाँ पे मैं कस्टमर बना लेता हूँ, कस्टमर के पास ये ₹100 की वैल्यू की सामान तो जाती है। ठीक है, बट वो कितने की जाती है, एक्चुअली जाता कितना है, 20% लेस, मीन्स ₹100 की जो वैल्यू है वो नहीं जाती, उसका 20% लेस जाता है कस्टमर के पास। ठीक है, बिकॉज वो जो है शॉपकीपर फॉल्स वेट यूज करता है, राइट। तो बट शॉपकीपर के पास कितने की वैल्यू रह जाती है, फिर उसके पास ₹20 की वैल्यू उसके पास रह जाती है। ₹20 वो कस्टमर को, ₹20 की वैल्यू जो है कस्टमर को नहीं बेचता। ठीक है, बट पैसा तो उसे पूरा ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब शॉपकीपर का जो खर्च हुआ वो ₹80 हुआ, ये उसका एक्चुअल खर्च हुआ। ठीक है, और उसके कस्टमर से उसने कितना वसूला, कस्टमर से उसने वसूला ₹100। ठीक है, तो शॉपकीपर का जो खर्चा हुआ वो ₹80 हुआ, एंड कस्टमर से उसको मिला कितना, ₹100। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ उसका, 80 का खर्चा और ₹100 उसके पास आए, तो टोटल जो है उसका ₹20 का प्रॉफिट हुआ ओवर 80। इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखिए, यहाँ से आएगा 25%। तो हम बता पा रहे हैं स्टेटमेंट 1 से अलोन। ठीक है, स्टेटमेंट 3, इफ शॉपकीपर सोल्ड्स आर्टिकल एट 50% अबव द कॉस्ट, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, ठीक है, तो सेल कैसे करता है, ₹150 पे करता है, एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, 20% का डिस्काउंट देता है, ₹30 का यहाँ पे डिस्काउंट दे देता है, तो यहाँ पे ₹120 में बेचता है। ठीक है, ₹120 में बेचता है, तो 20% का प्रॉफिट, ₹20 का प्रॉफिट ओवर 100। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला नहीं है कि इसको जो है कॉस्ट प्राइस पे बेचता है,
यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 50% अबव द कॉस्ट, उसके बाद वो 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो यहाँ से जो परसेंटेज निकल के वो हमारा आंसर होगा। वी आर एबल टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज, बट फर्स्ट स्टेटमेंट का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई कह सकता था कि स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 1 का कॉम्बिनेशन, हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। 100 रुपीज़ अगर यहाँ पे प्राइस दे देता फिर भी वही सेम परसेंटेज आता। मैं यहाँ 120 रुपीज़ दे दूँ कॉस्ट प्राइस स्टेटमेंट 1 में, तो भी हमारा जो है आंसर सेम आता, राइट। बट देखिए अब स्टेटमेंट और एक चीज़, स्टेटमेंट 1 को हम स्टेटमेंट 3 से मर्ज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस मेंशन है, राइट। कॉस्ट प्राइस मेंशन है और हम यहाँ से स्टेटमेंट 3 को हम अलोन निकाल पा रहे हैं, तो हम इसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ईदर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इन हाउ मेनी डेज 24 मेल, मतलब 24 मेल, 20 फीमेल एंड 60 चाइल्ड कैन बिल्ड अ रोड, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टेटमेंट 1 को देखते हैं पहले। बोल रहा है 60 मेल, चलिए मेल की एफिशिएंसी को हम ले लेते हैं। 60 इंटू मेल का जो एवरी सिंगल मेल का जो एफिशिएंसी है वो लेट्स से m है, ओके। एंड 80 फीमेल, ओके, 80 इंटू फीमेल का जो एफिशिएंसी है हम f कंसिडर करते हैं। कैन कंप्लीट द रोड इन 40 डेज, मतलब इसको सारे मिलके 40 डेज में ये कंप्लीट कर देते रोड। इसका मतलब ये जो है ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क, ओके। तो यहाँ से क्या हम चाइल्ड का कुछ पता लगा पाएंगे? नहीं, राइट। ओके, स्टेटमेंट 2 देखते हैं एक बार। 40 मेल प्लस 40 फीमेल, ठीक है, कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द रोड इन 40 डेज। इसका मतलब हाफ ऑफ द रोड, राइट। ये लोग 40 डेज काम करेंगे, हाफ ऑफ द रोड। टोटल वर्क कितना है ये, ठीक है। तो 60 इंटू एम प्लस 80 इंटू एफ इंटू 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है। हाफ ऑफ द वर्क हो गया। इसको हम इक्वेट कर पाएंगे, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ये 40 से 40 कैंसिल, राइट। और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 2 को इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 40m प्लस 40f इक्वल्स टू 30m प्लस 40f, ठीक है। तो अभी देखिए ये 40f और 40f कैंसिल हो जाएगा, सो 10m इक्वल्स टू 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से हम पॉसिबल नहीं आंसर निकालना, स्टेटमेंट 2 अलोन से नहीं है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन से भी नहीं है पॉसिबल आंसर निकालना। लेट्स से स्टेटमेंट 3 को हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ रोड कंप्लीटेड बाय 160 फीमेल वर्कर्स, 160 फीमेल का जो एफिशिएंसी है ये एफ है, इन अ डे, मतलब एक दिन में, मतलब इतना काम करता है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ रोड कंप्लीटेड बाय 120 चिल्ड्रेन वर्कर इन अ डे, डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। 120 चिल्ड्रेन का जो एफिशिएंसी हम सी ले लेते हैं, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रोड कंप्लीटेड बाय 30 मेल एंड 40 फीमेल टुगेदर, ओके। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे 40 फीमेल, ठीक है। इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करते हैं। सो 160f माइनस 120c इक्वल्स टू 30m प्लस 40f। सो f से f यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 120f आएगा माइनस 120c इक्वल्स टू 30m, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट 3 से जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है
हमारा 120F माइनस 120C इक्वल्स टू 30M। बट यहाँ से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट 1 से जो इक्वेशन है इसको हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड स्टेटमेंट 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन भी काम नहीं करा, तो इससे भी आंसर नहीं आया। एंड स्टेटमेंट 3 से हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे, बिकॉज 120 फीमेल माइनस 120 सी। अब यहाँ पे ये पता नहीं है कि ये सी बड़ा है या एफ बड़ा है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ में कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई जो आंसर होगा नीदर ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो आंसर होगा, राइट। हम इन तीनों में से किसी भी स्टेटमेंट से जो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। चलिए, परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 5:8, ओके। और क्या बोला है, आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ एज ऑफ सी एंड डी इज 4:5। सी प्लस 7 ईयर बाद में एंड डी प्लस 7 ईयर के बाद जो है ये रेशियो बनता है 4/5। इफ 4 years बिफोर द एज ऑफ ए का एज 4 साल पहले was equals to 7 years लेस देन दैट ऑफ सी। सी से जो है 7 साल कम होगा। सी का एज जो है 4 साल पहले कितना था, अभी इससे 7 साल कम, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा सी माइनस 7, ठीक है। चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। एंड क्वेश्चन में जो फाइनली हमसे पूछा गया है ये बी का एज प्रेजेंट एज प्लस 3, तो बी का प्रेजेंट एज प्लस 3 इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। 3 year hence what will be the age of P, तो ये हमसे पूछा गया, हम फाइंड आउट करने। चलिए स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया हमारा स्टेटमेंट 1 में कि 9 years बिफोर एज ऑफ ए वॉज 21 year। ए माइनस 9 years पहले ए का एज कितना 21, इसका मतलब ए इक्वल्स टू कितना 30, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ये पहला जो है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का मैं यूज़ करूँ, a बाई बी इक्वल्स टू 5/8, इसको मैं अगर 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा 30 years का एज आ जाएगा ए का, एंड बी का 48 years आ जाएगा। अभी हमारे पास बी का एब्सोल्यूट एज है, ठीक है। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा बी का जो है 3 साल के बाद का एज हमें पता चल जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 से जो है हमारा अलोन आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो स्टेटमेंट 1 से अगर अलोन आंसर आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 को हम कंबाइन करके तो हम आंसर नहीं निकालेंगे अब, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है अलोन काम कर रहे हैं, ओके। स्टेटमेंट 2 देखते हैं एक बार। 7 years hence the ratio of ages B and C, B का 7 साल बाद एंड C का जो है 7 साल बाद रेशियो क्या आ रहा है 5:4, ओके। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। क्या हम क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट 2 का इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके क्या हम आंसर निकाल सकते हैं, लेट्स सी। अच्छा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे बोला है a इक्वल्स टू सी माइनस 7, तो एक हमारा इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, b और c के टर्म्स में है। तो अगर हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी अगर दूसरा कोई इक्वेशन अगर मिल जाए हमें और b और c के टर्म्स में, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। उसमें 3 साल ऐड कर देंगे, देन हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए, पहला अगर मैं इन्फॉर्मेशन ये यूज़ करूँ a बाई बी इक्वल्स टू 5/8, सो अगर मैं a का जो वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट कर देता हूँ c माइनस 7 से, ठीक है। वी कैन सब्सटीट्यूट ना, c माइनस 7/b इक्वल्स टू 5/8। नाउ वी हैव वन इक्वेशन हियर एंड अनदर इक्वेशन इज हियर, ठीक है। b और c के टर्म्स में ये भी है, b और c के टर्म्स में ये भी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ b एंड b के वैल्यू में 3 ऐड करेंगे तो हमारा b प्लस 3 का आंसर आ जाएगा। सो स्टेटमेंट 2 से भी अलोन हम आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए स्टेटमेंट 3 से क्या हमारा आंसर निकलेगा, लेट्स चेक।
एज ऑफ सी, तो सी का एज बोला है 11 ईयर लेस देन दैट ऑफ डी, तो डी से 11 साल कम है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, एंड सी एंड डी से एक इक्वेशन हमारा ये है। ठीक है, दो इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस से, तो हमारा आंसर जो है इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी एंड डी का हम वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा सी का वैल्यू पता चलेगा, सी का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ए इक्वल्स टू सी माइनस 7, तो हमारा इसमें क्या आएगा, ये ए का वैल्यू आ जाएगा। इस ए के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से हम फिर कंपेयर करके हम बी का वैल्यू निकालेंगे एंड फाइनली विल रीच द फाइनल आंसर। राइट, तो स्टेटमेंट 3 से भी अलोन हम निकाल सकते हैं। तो एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।